नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी के बारे में, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी जोड़ी के बारे में कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे विपक्षियों के जो पार्टी है उसमें उथल पुथल मच चुकी है। विपक्षी पूरी तरह इधर उधर भाग रहे हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें दो तीन बातें हैं। जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हुई तो विपक्षी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जिनका नाम है यशवंत सिन्हा। और फिर जैसे ही दूसरी जो बात करें उसमें आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के सामने जैसे ही आया कि राष्ट्रपति पद की घोषणा मतलब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसके बाद उनके जो पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, वो भागे भागे जल्दी में वो गए मुंबई पहुंचकर उन्होंने शरद पवार से बात की, जिनसे उन्होंने कहा कि आप जो है उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो जाइए। पर वहां से उनके हाथ लगी तो सिर्फ निराशा, सफलता नहीं मिली। इसके बाद जो भी विपक्षियों की मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी उसमें भी शामिल नहीं हुई। तो 15 जून को विपक्षियों की बैठक हुई। हेमंत सोरेन ने अपने जो विपक्षी अपने पार्टी के प्रतिनिधि वहां पर भेजे, एक मंत्री को भेजा और एक लोकसभा सदस्य को भेजा। पर 27 जून को जब यशवंत सिन्हा का नॉमिनेशन होना था, वो उम्मीदवार की घोषणा होनी थी, तब हेमंत सोरेन दिल्ली में ही थे, पर जानबूझकर वो वहां नहीं गए। उन्होंने वो वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। इसके अलावा शनिवार को उनकी पार्टी की बैठक हुई रांची में बैठक हुई, जिसमें ये तय करना था कि इनकी पार्टी कौन से राष्ट्रपति उम्मीदवार की जो है समर्थन करेगी, यशवंत सिन्हा का करेगी या द्रौपदी मुर्मू का करेगी। पर क्योंकि ये यूपीए खेमे में है तो इन्हें यशवंत सिन्हा का जो है समर्थन करना चाहिए। पर द्रौपदी मुर्मू की जहां बात आती है, वो आदिवासी समुदाय से हैं, तो अगर उनका विरोध किया तो भी गड़बड़ा जाएगा, और मूल रूप से वो भी उड़ीसा के हैं। तो इस विचार से यहाँ पर जो पार्टी का ये मीटिंग हुई, इसमें कोई भी फैसला नहीं निकला। फिर इसके बाद जो उन्होंने कहा वो आश्चर्यजनक है, वो बिल्कुल माननीय नहीं है। मतलब मानने से लोग इनकार कर देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाएंगे फिर फैसला करेंगे। अब दिल्ली जाकर क्या करेंगे और कैसे फैसला करेंगे? दिल्ली जाएंगे और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात करेंगे, तब जाकर फैसला लेंगे कि उन्हें किसका समर्थन करना है। अब एक तरफ तो वो यूपीए खेमे में है, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, फिर केंद्रीय गृह मंत्री जो कि भाजपा के साथ हैं, उनसे मुलाकात करके वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो गृह मंत्री करेंगे वही वो करेंगे। अगर वो कहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना है तो वो उनका समर्थन करेंगे, अगर वो कहेंगे कि नहीं करना तो नहीं करेंगे। तो बात यहाँ पर आकर थोड़ी अजीब लगी है। तो हेमंत सोरेन 12 जुलाई को उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पेश होना था अदालत में। 12 जुलाई को उन्हें पेश होना है अदालत में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए। इसके बाद 30 जून की बात करते हैं। 30 जून को रांची हाई कोर्ट को यह आदेश देना है कि उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का केस लगा है उसमें उन्हें जांच के आदेश देने हैं, जांच करवानी है या नहीं करवानी है। इसके अलावा मंगलवार 28 जून को चुनाव आयोग के सामने उन्हें पेश होना था और बताना था कि खान का पट्टा के बारे में उन्हें बताना था और इसके बारे में सफाई देनी थी। तो अब जो ये हेमंत सोरेन है, इनकी सदस्यता दांव पर लगी हुई है। इनकी सदस्यता बचेगी नहीं बचेगी ये मुझे नहीं पता, पर इनकी सदस्यता दांव पर लगी हुई है। इनकी सदस्य अब ये पहले भी चुनाव आयोग इन्हें दो बार वो एक पत्र भेज चुके हैं, डेट दे चुके हैं, पर हेमंत सोरेन अभी तक नहीं गए थे। अब ये फाइनल डेट उन्होंने दी थी, अब शायद हेमंत सोरेन जाएंगे, इसके बारे में बाद में पता लगेगा। पर अभी तक तो वो नहीं गए थे, इसके बारे में हमें बाद में पता लगेगा। पर उनकी सदस्यता मुझे लगता है फाइनल है, जानी ही जानी है। उनकी सदस्यता को बचाने वाला अब कोई नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार की घोषणा होनी थी, उसमें
सबसे पहले पहल किसने की? वो की ममता बनर्जी ने, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सबसे पहले पहल की और 3 दिन बाद ही एक बैठक बुलाई। उस बैठक में उन्होंने 17 से 18 पार्टियों को इनवाइट किया, जिसमें डीएम के प्रतिनिधि ने उन्हें जो लताड़ा, उनमें जो लताड़ लगाई ममता बनर्जी को, उससे बेइज्जती महसूस हुई। ममता बनर्जी जो उनका रेजोल्यूशन था उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। वो 3 पेज का भाजपा के खिलाफ रेजोल्यूशन बना के लाई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और बंगाल जाकर फिर उन्होंने, वो बंगाल गई और वहां पर जाकर उन्होंने यशवंत सिन्हा का नाम चलाया। मुझे लगता है कि वो पहले ही यशवंत सिन्हा के बारे में सोच कर बैठी थी, पर उन्होंने बताया नहीं क्योंकि विरोध हो सकता था। पर इसके बाद उन्होंने यशवंत सिन्हा का नाम बताया। इसके बाद जो आश्चर्य की बात लगी वो क्या थी? जब यशवंत सिन्हा का ऑफिशियली जो है डिक्लेयर होना था, ऑफिशियली उनका नाम डिक्लेयर होना था, तब ममता बनर्जी वहां पहुंची ही नहीं। जबकि ममता बनर्जी ने उनका नाम सुझाया, पर फिर भी वो नहीं पहुंची। और इससे भी बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि जो नॉमिनेशन हुआ यशवंत सिन्हा का, जो चंद दिन पहले ही हुआ, उस दिन भी वो वहां पर नहीं पहुंची। चाहे कितनी भी व्यस्त हो, पर दोनों बार वो इतनी व्यस्त नहीं हो सकती कि यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन में भी वो जा नहीं पाई। तो वो क्यों नहीं आई इसका पता नहीं है, पर ममता बनर्जी किस बात से डरी हुई है? उद्धव ठाकरे की सरकार का जो हाल हुआ है, महाराष्ट्र सरकार की जो आज हालत है, उसको देखकर ज्यादातर मुख्यमंत्री डरे हुए हैं कि हमारा भी नंबर आ सकता है, हमारा भी नंबर आ सकता है। सभी अभी खौफ के घेरे में हैं इस जो उद्धव ठाकरे सरकार का हाल हुआ है इसको लेकर। शुभेंदु अधिकारी ने तो ये भी कह दिया है कि ममता बनर्जी का भी नंबर आ सकता है। इसके अलावा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो भी डरे हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में गांधी परिवार के तीनों उम्मीदवारों को उन्होंने जिता दिया। अब सोचा था कि 1-1.5 साल का कार्यकाल बचा है, उसमें वो शांति से रहेंगे, पर फिर भी उन्होंने एकदम से सचिन पायलट पर हमला बोल दिया। अब सचिन पायलट इग्नोर कर देते हैं कि बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, चलो इनसे क्या ही बहस करनी, वो ये सोचकर चुप रह जाते हैं। पर सचिन पायलट को उन्होंने क्या नहीं बोला। उन्होंने उन्हें निकम्बा और निठल्ला क्या क्या बोला, ऐसी बातें बोली जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। फिर भी सचिन पायलट ने हंसते हुए टाल दिया कि बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनके क्या ही मुंह लगना, इनसे क्या ही बहस करनी। तो अब फिर से बात करते हैं हेमंत सोरेन के बारे में। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी भी पार्टी जिस तरह उद्धव ठाकरे की सरकार का हाल हुआ है, शरद पवार कितने दिग्गज नेता थे, वो भी इनकी पार्टी को बचा नहीं पाए। इनकी कर्ता धर्ता ही शरद पवार थे, पर फिर भी इनकी नाक के नीचे से 40 एमएलए निकलकर गुवाहाटी पहुंच गए। एकनाथ शिंदे के साथ इनकी सरकार गिरने वाली है और सरकार ही नहीं, पार्टी भी इनसे नहीं बचेगी। तो इसी चीज का खौफ आज हर नेता को है, यही खौफ है हेमंत सोरेन को। उन्हें भी लगता है कि आज नहीं तो कल मेरा भी यही हाल होगा, मैं भी इसी चीज में डूबा चला जा रहा हूँ, उन्हें भी यही लग रहा है। तो जो हेमंत सोरेन है वो बहुत ही बड़ी चिंता में है। वो भी यही सोच रहे हैं कि मेरी पार्टी गिराने में जो है बीजेपी सरकार कभी भी गिरा सकती है मेरी पार्टी। उन्हें सब पता है कि कौन उनके खिलाफ हो सकता है, उनकी पार्टी में या विपक्षी टीम में या कांग्रेस में उनके खिलाफ कौन बोल सकता है, उनके खुद की पार्टी में भी कौन बोल सकता है, उनके खिलाफ कौन हो सकता है, उन्हें सब पता है। अब जेएमएम में भी बगावत की जो चिंगारी है वो लग चुकी है, तो इससे वो डरे हुए हैं। तो रांची में जो बैठक हुई उसमें यही बातचीत हुई। अब उन्हें क्या उन्हें हल दिखाई दिया कि वो अमित शाह के आगे दंडवत हो गए हैं। अभी फिलहाल वो अमित शाह के आगे दंडवत हो गए हैं। वो भी क्योंकि उन्हें ये है कि जो है चलो सरकार चली जाए वो चली जाए, पर अगर अमित शाह साथ होंगे तो मैं पार्टी तो बचा ही लूंगा। तो वो पार्टी बचाने के लिए अमित शाह के साथ मिल गए हैं। तो जो जेएमएम के सूत्र हैं उनके मुताबिक कहा जाए तो जो हेमंत सोरेन हैं वो शरणागत हो गए हैं बीजेपी के सामने।
वो क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी से भी ज़्यादा खतरा जो है, डर जो है, वो है अपने जेल जाने का। जिस तरह के उन पर आरोप लगे हैं, जिस तरह की उनके ऊपर जांच चल रही है, जो शिकंजा कसा जा रहा है, उससे पूरे आसार हैं कि वो जेल जा सकते हैं। तो इसी खौफ में वो बीजेपी के शरणागत हो गए हैं। अब बीजेपी फैसला करेगी कि वो अपने शरणागत आय की रक्षा करेंगे या अपने उसूलों पर टिके रहेंगे। तो हेमंत सोरेन को जो डर खाए जा रहा है वो है अपने जेल जाने का। इसके अलावा जो बात है कि झारखंड की सरकार तो गिरने ही वाली है। अब सवाल ये है कि आगे जो झारखंड में सरकार बनेगी, किसकी बनेगी, वो आने वाले में समय में देखा जाएगा। पर अभी झारखंड की सरकार जो है वो गिरने वाली है। आजकल ये जो नेता हैं भ्रष्ट हो चुके हैं। जो ईमानदार इंसान होगा वो कभी नहीं डरेगा। पर आज जो ये राजनीति में मंत्री बनते हैं, जो आते हैं, वो बस एक ही मुद्दा लेकर चलते हैं, एक ही अपना एम लेकर चलते हैं, टारगेट लेकर चलते हैं कि कम समय में ज्यादा जेब कैसे भरी जाए, कम समय में ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। तो आज जो राजनीति है वो ऐसा दलदल बन गई है यहाँ की, इसमें ऐसे भ्रष्ट लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही भ्रष्ट हैं, ईमानदार भी हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं। पर इसके अलावा भ्रष्ट नेता भी हैं, जिन्हें आज जितने भी भ्रष्ट नेता हैं सभी डरे हुए हैं कि हमारा भी नंबर आ सकता है, हमारा भी नंबर आ सकता है। तो सभी भ्रष्ट नेताओं के मन में एक खौफ बैठा हुआ है कि हम भी जेल जा सकते हैं। तो वही डर आज हेमंत सोरेन के मन में है और इसी को लेकर, इसी के चलते वो बीजेपी के सामने शरणागत हो गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो, नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।